यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे जो कि यूपी जीके का होगा और इसमें 20 प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं। और एग्जाम में भी आपको पता है कि यूपी जीके के 20 ही प्रश्न आएंगे और मैं ये मानता हूं कि अगर इन 20 प्रश्नों में से आप 12 प्लस या 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी यूपी जीके की तैयारी अच्छी है। तो अभी जैसे कि हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया वो हमने 40 प्रश्न जीएस के किए थे, 20 प्रश्न, फिर हमने 15 प्रश्न हमने किए कंप्यूटर के जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और यूपी जीके हमने यहाँ पर रखा है और एग्जाम में आपके 20 प्रश्न यूपी जीके के आने हैं। उसी को ध्यान में रखकर हमने ये एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए बैलेंस्ड बनाया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में वो प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपको कुछ सिखाएंगे, जो थोड़े से लेवल के होंगे। तो देखो आपको इस प्रैक्टिस सेट से फायदा क्या क्या होना है, हमने इसको किस तरीके से तैयार किया है। प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न, जैसे अगर 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी प्रैक्टिस सेट में हम ऐसा ही करते हैं। एक इजी लेवल रखेंगे, एक मॉडरेट लेवल, एक एप्लीकेशन लेवल, एक डिफिकल्ट और एक एडवांस लेवल। मतलब 5 अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें से इस तरीके से हम लेवल बढ़ाएंगे। अब यहां पर आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 4 प्रश्न इजी लेवल रखेंगे, 4 प्रश्न मीडियम, 4 एप्लीकेशन लेवल, 4 डिफिकल्ट और 4 एडवांस लेवल के प्रश्न रखेंगे। इससे आपका फायदा क्या होगा, हमारा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, कंटेंट आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा, एग्जाम में उससे मदद होगी, ना कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्रश्न पूछने से। ओके, तो यहाँ पर आपको इस प्रैक्टिस सेट से फैक्ट लर्निंग होगी, कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, बिल्डिंग होगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एप्लीकेशन स्किल्स आपके पास आएंगे कि किसी भी प्रश्न को अगर आप नहीं जानते हैं और आपने पढ़ रखा है तो आप कैसे उस पर अप्लाई करेंगे। एनालिटिकल थिंकिंग भी आपकी डेवलप होगी और एडवांस लर्निंग तो इस प्रैक्टिस सेट से मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रश्न आता है वो ठीक उसका एक्सप्लेनेशन समझना है। ओके, और जो प्रश्न नहीं आता है उसको तो ध्यान से नोट करना ही करना है। पीडीएफ तो मैं आपको इसका दे ही दूंगा विद आंसर की, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड इस पीडीएफ को कर लेना और बस अपनी तैयारी को मजबूत बनाने की कोशिश करना। अब देखो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया है, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। जब भी कभी लगे, मैं इसको लाइव नहीं ले रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म में करने का उद्देश्य ये है कि आपको समय, कम समय में आपके पास वो कंटेंट पहुँच पाए जो ज़्यादा समय में लोग दे रहे हैं। तो मैं यहाँ यही प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इस वजह से, चूंकि मैंने पहले लाइव भी लिए तो मैंने देखा कि वहाँ पर लोग जवाब दे रहे हैं, फिर मैं उन जवाबों को देख रहा हूँ तो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। इस वजह से मैं यहाँ पर प्रश्नों को लाऊंगा और सीधे उसका आंसर बताते हुए और एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप पहले सोचेंगे उसका आंसर क्या हो सकता है, इतनी देर में आप चाहें तो उसे पॉज करके सोच सकते हैं और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्लीज़ एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वहाँ से रिपीट होती हैं चीज़ें, आपको नई नई चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। अब देखिए पहला प्रैक्टिस सेट हम जो कर चुके हैं वो 40 प्रश्नों का था, दूसरा हम कर चुके हैं, तीसरा कर रहे हैं जो कि यूपी जीके का। इसी तरीके से हम सभी सब्जेक्टों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में, जिसे हम अयोध्या कहते हैं, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति को करने के लिए सभी ने एकजुट होकर एक तारीख तय की थी, 30 मई। 30 मई 1857 को हम सब लोगों ने सोचा कि अब हम एक साथ अपनी अपनी जगहों पर नेतृत्व करेंगे और अंग्रेजों को मार पीट करके भगा देंगे। लेकिन आनन फानन में, जल्दबाजी में, मेरठ से ये क्रांति स्टार्ट हो जाती है 10 मई। अब प्लान हमने किया है 30 मई का और हम उस काम को कर दे रहे हैं 10 मई को, 1857 को। तो बताइए ये भी तो गलत है। मतलब हम में एकजुटता नहीं है, एकजुट हम नहीं हैं और यही सबसे बड़ा कारण बना एकजुट न होने का, नेतृत्वकर्ता न होने का, कि हमारी ये 1857 की क्रांति फेल हो गई। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े शहरों के नाम आते हैं जहाँ से सीधे से प्रश्न बनते हैं और सीधे वहाँ पर दे रखा होता है। लेकिन आप जब यूपी जी के पढ़ते हैं तो आपको अपने छोटे छोटे शहरों के भी नेतृत्वकर्ताओं के नाम याद रखने होंगे। आप बताइए, मथुरा एक छोटी सी जगह है, लेकिन क्या मथुरा से 1857 की क्रांति किसी ने नेतृत्व नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। मेरठ छोटा सा है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मेरठ का नाम उसमें नहीं मिलेगा। मतलब मेरठ का ये नाम नहीं मिलता है कि वहां से कौन कौन नेतृत्व करता थे, वो दिल्ली पहुंचे, ये सब कहानी तो मिलती है। तो आपको यूपी जीके में यही करना है
कि आपके शहर के जो नाम हैं उनका नेतृत्वकर्ता जरूर याद रखना है। तो देखो यहां पर इसका जो आंसर है अयोध्या से, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला राइट आंसर है। अब अहमदुल्ला कैसे याद करना है, क्योंकि यहां पर जो नाम है ना, खान बहादुर खान, अजीमुल्ला, अहमदुल्ला, इन सब से प्रश्न पूछता है। अब इनको याद कैसे करना, क्योंकि नाम एक जैसे लगते हैं, तो आप याद कैसे करेंगे। मैंने ये ट्रिक बनाई है और मैंने ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे ही याद करने की कोशिश करिएगा। बाकी आपको लगता है कि आपकी अपनी कोई ट्रिक है तो उससे करिएगा। फैजाबाद यानी अयोध्या, ये हिंदू धर्म के लिए या फिर हम कहें भारत के लिए बहुत ही अहम जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ और राम मंदिर भी है, तो इसीलिए ये बहुत अहम है, इसीलिए याद करेंगे उसी से कनेक्ट करते हुए अहमदुल्ला। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी फैक्ट आपको याद रखने हैं, जैसे कानपुर से अजीमुल्ला खान। अब जब किताबें पढ़ते हैं तो कानपुर से नाना साहिब का नाम आता है, तो नाना साहिब जब ऑप्शन में नहीं होगा, जब आप यूपी जी के पढ़ते हैं ना, तो कानपुर से अजीमुल्ला का नाम देता है। क्यों देता है? क्योंकि नाना साहिब के निजी सचिव थे ये, कौन? अजीमुल्ला। तो अजीमुल्ला का नाम याद रखना है, किसके? नाना साहिब के सचिव थे, इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला, ये आपने याद कर लिया, अहम बहुत है। अयोध्या, बरेली से याद करिएगा, यहाँ पर बरेली में क्या मिलता है? आपने देखा पागल खाना। पागल खाना दो जगह है, एक आगरा में है, एक बरेली में। तो बरेली का आप पागल खाना याद रखेंगे। पागल खाना यानी पागल। तो बहादुर खान, ये जो नाम देख रहे हैं, तो अपना जो टाइटल है इन्होंने सरनेम है वो पहले भी लगाया हुआ है, ये बाद में भी लगाया हुआ। पागल है क्या? जैसे किसी का नाम है प्रवीण कुमार, तो कुमार प्रवीण कुमार, अरे सरनेम दो बार लगा रहा है, पागल है क्या? तो इससे आप याद कर सकते हैं, आपकी अपनी ट्रिक बन जाए तो वो बना लेना। मैंने ऐसे ही याद किया था, तो आप भी ऐसे ही कोशिश करो, याद रहेगा। अब मैं समझता हूं, ठीक है। तो खान बहादुर खान, बरेली, पागल, पागल है क्या, ऐसे याद करेंगे। महाराजा देवी बख्श सिंह, तो देवी दो लोग हैं, देवी सिंह, एक मथुरा से थे और एक यहाँ गोंडा से। तो महाराजा जो थे वो देवी बख्श सिंह गोंडा से। मेरठ से 10 मई को ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, यानी क्रांति का पहला कदम कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। तो कदम सिंह मेरठ से याद रखेंगे, ठीक है। देवी सिंह कहाँ से याद रखना है? मथुरा से। दो देवी सिंह है तो इन दोनों को याद रखना। और भी हैं, जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये तो जनरल आप सबको पता ही होगा, इस वजह से मैंने उस पॉइंट को शामिल नहीं किया है। जैसे गोरखपुर से गिरजा सिंह है, गिरजाधर सिंह भी नाम आता है उनका। हमारे योगी जी की जो नगरी है वहाँ से भी आप याद रखेंगे। तो ये फैक्ट्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा। दूसरा प्रश्न करेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो सीखने को तो आपको मिल रहा है, यही एग्जाम में फायदा देते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मृदा मतलब मिट्टियां, हमारे यूपी की खासकर आपको पढ़नी है। मिट्टी जो होती हैं हमारे यहाँ पर किस किस प्रकार की होती हैं, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर मिट्टियाँ जो हैं, 3 क्षेत्र हमारे यूपी में होते हैं। एक ऊपर का होता है पथरीला और एक मैदानी क्षेत्र है, और नीचे का जो है वो पठार वाला क्षेत्र, जिसमें बुंदेलखंड आता है। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में इसमें कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। बेसिकली सबसे बड़ा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलती है वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़, यूपी में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, अभी हम समझेंगे। तो पहले इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है झांसी। अब थोड़ा सा इसके फैक्ट्स भी याद करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा यूपी है, यूपी का ये ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ऊपर वाला, यहाँ पर आपको मिलेगा ये क्षेत्र जो है, इसमें आपको जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी भावर। पहली मिट्टी मिलती है भावर। ये बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर वाली होती है, कंकड़ और पत्थर बहुत होते हैं इसमें। तो जो नदी का पानी आता है वो पानी इन पत्थरों के नीचे से आता है, तो पत्थर के नीचे से पानी आने के कारण वो नदी दिखती ही नहीं है। और यहाँ पर खेती कर पाना, चूंकि पत्थर है तो खेती तो आप कर नहीं सकते, भावर होती है। इसके जस्ट नीचे, इसी क्षेत्र में नीचे की तरफ दूसरी जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हम बोलते हैं तराई। तराई मिट्टी। तो 2 मिट्टियां तो आपको याद रखनी है जो कि ऊपरी क्षेत्र में है, ठीक है। ऊपरी क्षेत्र की मिट्टियां भावर और तराई। भावर बहुत ज्यादा पथरीली होती है, तराई यहाँ पर जो पानी है, जो नदी का पानी जो पत्थरों से घिरा हुआ था, अब यहाँ से नदी दिखने लगती है और यहाँ खेती कर पाना थोड़ा आसान होता है।
सबसे ज्यादा जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये है मैदानी क्षेत्र, और इसमें मिलती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। और जलोढ़ भी दो प्रकार की मिट्टी होती है, एक वो जो नदी के जस्ट बराबर में है, जैसे ये अगर बीच में से नदी जा रही है तो ये वाली जो मिट्टी है जो बिल्कुल नदी के बराबर में है, इसको बोलते हैं खादर। और दूसरी जो होती है थोड़ी आगे, उसको बोलते हैं बांगुर। तो जब नदी के बराबर में जो मिट्टी होगी खादर, यहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत आता है, और बाढ़ में यानी जो पानी के साथ जो न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो इस मिट्टी के ऊपर एक परत बना देते हैं, जिसे ह्यूमस की परत कहते हैं। तो खादर वाले क्षेत्र में इतनी ज़्यादा उपजाऊ जमीन ये हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा इसे उपजाऊ बोला जाता है, और ये फैक्ट सीधे पूछता है प्रश्न में। लेकिन यहाँ पर एक खतरा है, आपने कोई फसल बोई, बहुत अच्छी मिट्टी थी, लेकिन बाढ़ आई, वो फसल बेकार हो गई, तो आपके लिए उसका कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं है। तो यूपी वाले ये कहते हैं कि हमारे लिए तो बांगुर ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बांगुर उपजाऊ भी है, इतनी उपजाऊ तो नहीं है जितनी खादर है, लेकिन उसका आगे का क्षेत्र, खादर के आगे का क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ नहीं पहुँचती है, वहाँ पर खेती कर दो। अब खेती जो आपने बोई, वहाँ पर आराम से खेती भी हो गई और उपजाऊ भी आपको ज़मीन मिल गई। अब एक जमीन आपको मिल रही है बहुत ज़्यादा उपजाऊ, लेकिन वहाँ खतरा है कि खेती आपकी बचेगी कि नहीं बचेगी, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि थोड़ी कम उपजाऊ हो लेकिन खेती तो आराम से हो जाए, तो वो बांगुर है। और इसीलिए यूपी वाले इसको, बांगुर को यूपी का वरदान कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि यूपी का वरदान कौन सी मिट्टी है, सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है, खादर, लेकिन बांगुर यूपी का वरदान है क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। अब जो नीचे की आप मिट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह की मिट्टी मिलती है, कई सारी मिट्टी हैं, जैसे लाल मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, ऊसर है, ये सब नीचे की तरफ आपको मिलेंगी। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आपकी ऊसर मिलती है, लाल मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, या फिर जो अभी आपने देखा मार, ये भी आपकी नीचे की तरफ ही मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये मिट्टियां जरूर याद रखनी है, और यहां से प्रश्न कई बार प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। बहुत फेवरेट प्रश्न है ये यूपी SSC का और यूपी PSC का। तो देखो यहाँ पर शुगर मिल हमारे भारत में जो लगी थी पहली, प्रतापपुर देवरिया में लगी थी, प्रतापपुर देवरिया। और ये देवरिया में कब लगी, 1903 में। कर्जन का समय था, लॉर्ड कर्जन उस समय पर हमारे देश में वायसराय था। प्रतापपुर देवरिया में। तो आपसे जब भी कभी प्रश्न पूछेगा तो दो प्रकार से पूछेगा, एक पहली चीनी मिल कब लगाई गई, और वहां पर प्रतापपुर आंसर है, ऑप्शन है, तो टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, भारत में इससे पहले भी चीनी मिल लगी थी। तो भारत की पहली चीनी मिल, बट वो असफल थी, समस्या यही थी, असफल थी। तो वो कहां पर लगी थी, तो वो थी हमारी बिहार में। और बिहार में एक जगह पड़ती है बेतिया, बिहार। यहां पर 1840 में ये पहली थी, बट इसकी समस्या क्या थी, ये असफल थी। लिए एग्जामिनर सफल वाली पूछता है, और सफल कौन सी थी, तो भारत की पहली सफल कौन सी थी, प्रतापपुर देवरिया। ये चीनी मिल याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है, उसके दो भाग है, विधानसभा और एक विधान परिषद। एमएलए दो प्रकार के होते हैं, एक जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, जैसे हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बोलते हैं, और एक एमएलसी होता है जो कि विधान परिषद यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य हैं यानी जो विधायक हैं, उनका चुनाव अलग तरह से होता है, उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव होते हैं। यहां पर विधान परिषद जो बनाई गई थी वो 1937 में पहली विधान परिषद का गठन किया गया था, 1937 में। अब इससे जुड़े हुए कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी समझ लेने हैं। गठन 1937 में होता है, तो भारत में एक अधिनियम बना था, भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935, और आज भी हमारे संविधान में इसका 70% हिस्सा मौजूद है, इसी से लिया है हमने। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सरकार का अधिनियम था। इसी अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को अलग किया गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनाई गई। और आज अगर हम देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का भी गठन इसी एक्ट के तहत किया गया था, और इसकी पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को की गई थी। आज तो खैर आप जानते होंगे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है, विधानसभा में नहीं कह रहा हूं मैं, विधान परिषद में
100 सदस्य संख्या है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। विधान परिषद हर राज्य के पास नहीं है, केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं, और मुझे लगता है कि हमारे साथी लोग ये जरूर जानते होंगे, क्योंकि मैं पॉलिटी पहले ही पढ़ा चुका हूं, और पॉलिटी का प्लेलिस्ट इस चैनल पर पढ़ा है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। पीसीएस लेवल का मैंने वहां पर, सिविल सर्विस लेवल का मैंने पढ़ा है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। वहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, सभी राज्य नहीं है। तो यहां आप देखें तो 100 हैं फिलहाल, लेकिन शुरुआत इनकी 60 से हुई थी, तो शुरुआती 60 सदस्य थे। ओके, जैसे हमारे भारत में राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार जहां जहां विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद एक उच्च सदन है। 5वां प्रश्न करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है? अब देखो, चर्म उद्योग मतलब यहां पर लेदर कैपिटल इसको कहा जाता है, लेदर चर्म उद्योग। लेदर का सबसे ज्यादा जो उद्योग होता है, व्यापार होता है ना, वो सबसे ज्यादा होता है कानपुर में। तो आंसर पहले लगाएंगे कानपुर, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा लेदर के जूते यानी चमड़े के जूते ये कहाँ बनते हैं, तो ये आगरा में बनते हैं। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चमड़ा लेदर टेक पार्क, चमड़ा टेक पार्क, लेदर टेक पार्क ये कहाँ पर है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना बंथर उन्नाव, उन्नाव में है। ओके, बात याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे छठा प्रश्न। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जिले, जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखेंगे यहां पर हमारे 4 केवल इस समय पर टाइगर रिजर्व हैं यूपी में। यूपी में टाइगर रिजर्वों की संख्या है 4। पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा, दुधवा टाइगर रिजर्व। दूसरा, ये टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं, दुधवा नेशनल पार्क भी है, जो कि यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है। उसी का कुछ हिस्सा दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। तो ये पहला टाइगर रिजर्व। दूसरा पीलीभीत, पीलीभीत ये तो जानते ही होंगे, दुधवा कहां पर है, लखीमपुर खीरी। तीसरा जो है इसे आप याद रखेंगे अमनगढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट है अमनगढ़। अमनगढ़ पर जो सवाल बनते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं। अमनगढ़ को एक तो न्यू कॉर्बेट कहा जाता है। अब न्यू कॉर्बेट क्यों कहा जाता है, इसका एक फैक्ट याद रखना कि अमनगढ़ जो हिस्सा है वो दरअसल हमारे भारत में पहला एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था, बना था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है अमनगढ़। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड जो आज है वो यूपी का ही हिस्सा था, यूपी का। लेकिन जब उत्तराखंड अलग बना, 13 राज्य, 13 जो जिले थे उनको अलग करके बनाया उसे, तो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि यूपी का था वो उत्तराखंड का हिस्सा बना, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमारे यूपी में रह गया। तो अमनगढ़ उसी का हिस्सा है जो कि यूपी में रह गया है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। तो ये सवाल पूछता है कि अमनगढ़ किसका हिस्सा है, जिम कॉर्बेट का। चौथा याद रखेंगे रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये 4 फिलहाल जो हमारे हैं वो 4 नेशनल वो टाइगर रिजर्व हैं फिलहाल यूपी में, ठीक है। आगे नेशनल पार्क की पूरी एक वीडियो में बना चुका हूं, चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके में पढ़ लेना, वन शॉट पर भी वो पढ़े हुए हैं। तो नेशनल पार्क जरूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बहुत आते हैं। रानीपुर जो है वो चित्रकूट में है। महारानी सीता या फिर माता सीता वो आपको पता है कहाँ पर रही थी, बच्चे जो लवकुश हुए थे वो कहाँ, तो आपको सब उन्हीं से कनेक्ट करके याद कर लेना है, चित्रकूट, ठीक है। आगे यहां पर अब आपको ये और करना है कि हमारे कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उन वन्यजीव अभ्यारण्यों को आप याद कर लेना। जैसे भारत में हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में कहाँ है, तो यूपी में है हस्तिनापुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा की सीमा में लगता है। और इसकी खासियत है कि ये सबसे बड़ा है, तो ये जरूर याद रखना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये याद रखेंगे। सबसे छोटा है ललितपुर का महावीर स्वामी, ललितपुर का। कतरनिया घाट बहराइच का है, ठीक है। किशनपुर लखीमपुर खीरी का है, किशनपुर कहाँ का है, लखीमपुर खीरी का। अब इसके बारे में एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो इसे भी आप याद कर लें साथ के साथ कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। कंफ्यूज मत होना, ये दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है, कंफ्यूज क्यों नहीं होना है।
हमने अभी जो बताया अमनगढ़ का बताया था, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, लेकिन हमारे यहाँ का जो नेशनल पार्क है यूपी का दुधवा नेशनल पार्क, उसका हिस्सा है किशनपुर, जो कि लखीमपुर खीरी में है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, दोनों को याद रखना। कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र की सीमा पर है। चंद्रप्रभा चंदौली, ये चंद्रप्रभा चंदौली जो है ये पहला बनाया गया था, ये पहला है, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है यूपी का। राष्ट्रीय चंबल आगरा और इटावा की सीमा पर है। महावीर स्वामी ललितपुर में सबसे छोटा। सुहागी बरवा महाराजगंज में है। ठीक है, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा आप याद रखेंगे महावीर स्वामी ललितपुर का, और सबसे पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली। ठीक है, कई बार पूछा गया यूपी पीसीएस में चंद्रप्रभा के बारे में, कई बार प्रश्न पूछ चुका है प्रीलिम्स में, आरओ एआरओ में कई बार रिपीट हुआ है। चंद्रप्रभा कहां पर है? चंदौली में। 7वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस पुरातत्विक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो वैश्विक स्तर पर भी सबसे पुराने माने जाते हैं? इसमें जो पुराने लोग पढ़ रहे हैं वो इसका आंसर जो टिक करेंगे ना, वो कौन सा करेंगे पता है? वो आंसर लगाएंगे कोल्डीवा, कोल्डीवा को आगे लगा के बढ़ जाएंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर है लोहरादेव संत कबीर नगर। देखो कोल्डीवा में धान की खेती यानी जो चावल होता है इसकी खेती के साक्ष्य भी मिले थे। ये पुराने साक्ष्य हैं, लेकिन जो अपडेट हो गया है, ये पुराने साक्ष्य जो मिले थे ये 6500 बीसी के हैं। अब तो खैर बीसी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। 6500 यानी आज से अगर आप जीरो पर पहुंचेंगे, इसको बोलते हैं आज से आप जीरो पर 2026 चल रहा है, 25-24 ऐसे करते हुए जीरो पे, इससे पहले का जो समय रहा है इसको BCE बोला जाता है, और इससे पहले का यहाँ का जो समय है वो AD बोला जाता है। ठीक है, एनो डोमिनी, ये बिफोर कॉमन एरा। अब समझ में आ गया इतना। लेकिन जो लोहरादेव से साक्ष्य मिले हैं संत कबीर नगर से, ये बहुत पुराने हैं, इससे भी पुराने हैं, चूंकि उल्टा चलता है ये 6500 से, और उल्टा चलेगा तो ये पहले की बात हो गई। ठीक है, BC में उल्टा समय चलता है। 9000 BC से ये जो मिला है वो 7000 BC तक के बीच के साक्ष्य मिले हैं। तो लोहरादेव अब इस समय पर पहले नंबर पर है, यहां से पुराने साक्ष्य अभी तक भारत में देखने को नहीं मिले हैं। 8वां प्रश्न है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में आकर यमुना नदी में मिल जाती है? बेतवा नदी ये यमुना की एक सहायक नदी है। यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो एक दाईं तरफ से मिलती हैं और कुछ बाईं तरफ से मिलती हैं। दाईं तरफ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये मिलेंगी, और बाईं तरफ से हिल्डन नदी और कुछ अन्य नदियां मिलती हैं। तो वो हम अभी समझ लेंगे। यहाँ पर अभी पहले इसका आंसर समझते हैं। तो बेतवा नदी जो मिलती है ना वो हमीरपुर में मिल जाती है। आंसर होगा A हमीरपुर। ठीक है, बेतवा नदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है? तो ये बेतवा नदी की बता रहा हूं मैं, रायसेन जिला, रायसेन MP से ये निकलती है। ठीक है, कौन सी? बेतवा नदी। और इसका पुराना नाम एक बार पूछा गया था बेतवा नदी का, तो बेत्रवती, बेत्रवती इसका पुराना नाम है। अब देखो यहां से आप याद कर लेना, इस यमुना नदी की सहायक नदियों को हमने यहां पर संकलित किया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, PDF तो आपको मिल ही जाएगा। मैं आपको पहले आज जो बता रहा हूं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन जो रखा है वो आज यमुना नदी का रखा है, तो यमुना की सहायक नदियों को हम देख लेते हैं। एक बार मैं प्रश्न लेके आऊंगा जिसमें आपको पंचप्रयाग पढ़ाने हैं, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, देव प्रयाग। आप जानते हैं अलकनंदा, भागीरथी नदी जहां पर मिलते हैं वहीं से देव प्रयाग बनता है और वहीं से गंगा बोली जाती है। ठीक है, लेकिन पहले गंगा का नाम कुछ और होता है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पंचप्रयाग याद करा दूंगा प्रश्न के माध्यम से जब हम प्रैक्टिस सेट आगे करेंगे। आज हम यमुनोत्री का नंबर ले रहे हैं, यहां से यमुनोत्री को समझ लेते हैं। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है जिसको यमुना नदी बोला जाता है, और इसमें लेफ्ट से कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे टॉन्स नदी, हिंडन नदी, गिरी नदी, ऋषि गंगा नदी। टॉन्स नदी यहां पर लेफ्ट से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है और जल की मात्रा पर ओवरऑल सबसे लंबी है टॉन्स नदी। ठीक है, लेकिन जब आप दाईं तरफ आएंगे लंबाई के आधार पर देखेंगे तो चंबल नदी सबसे लंबी है। दोनों में अंतर है, चंबल नदी सबसे लंबी है, दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे लंबी है, लेकिन बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी या लंबी नदी टॉन्स नदी है। और मात्रा के आधार पर देखें तो जल सबसे ज्यादा टॉन्स नदी में। यहां पर 3 प्रश्न बनेंगे। एक, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी। पूछेगा सबसे बड़ी या सबसे लंबी सहायक नदी जल की मात्रा पर कौन सी है? टॉन्स नदी। एक बनेगा कि लेफ्ट से मिलने वाली यमुना की सहायक नदियां। अब लेफ्ट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना, ये ऊपर से नदी आ रही है तो इसका लेफ्ट इधर ही तो होगा। तो यहां से टॉन्स नदी सबसे ज्यादा लंबी है और मात्रा के आधार पर तो ओवरऑल सबसे ज्यादा है। ठीक है, चंबल नदी मिलती है
ओके, उसके बाद सिंध, बेतवा, कीन मिलती है। तो बेतवा का ही प्रश्न था जो कि यहाँ पर हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यमुना गंगा और सरस्वती का संगम मिलता है। सरस्वती विलुप्त हो चुकी है फिलहाल। तो यहाँ इसी संगम को जो है यहाँ पर वो लगता है ना, आप जानते हैं हर 12 साल पर जो लगता है मेला लगता है, सब जानते होंगे इसके बारे में। 4 जगह लगता है वो हमारे पूरे भारत में, जिसमें एक जगह ये यूपी है, प्रयागराज है। ठीक है, कुंभ का मेला जिसको बोलते हैं। तो सिंध, बेतवा, केन याद रखना है। चंबल नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। मध्य प्रदेश महू से निकट से निकलती है, मालवा पठार से होते हुए मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश के हमीर के पास यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर याद रखना है। आगे बाएं तट से टॉन्स नदी, हिंडन नदी और गिरी एवं ऋषि गंगा नदी, छोटी हिमालयी नदियां हैं, ऋषि गंगा नदी ये भी निकल कर आती हैं। तो ये जो नदियां हैं लेफ्ट वाली, ये हिमालयी नदियां हैं जो कि इसमें सहायक नदियां बनती हैं, और ये मैदानी नदियां हैं जो कि राइट से मिलती हैं। तो ये फैक्ट जरूर याद रखना है। आगे कभी मैं लेके आऊँगा प्रश्न, उसमें मैं आपको सारे पंचप्रयाग याद कराऊंगा। अगला प्रश्न है 9वां। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस में गठित पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री किसे सौंपी गई थी? शिक्षा विभाग मतलब समझ रहे हैं? आपको पता होगा कि हमारे भारत में एक इलेक्शन करवाया गया था अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1935 के अधिनियम के द्वारा। उसमें ये कहा गया कि ठीक है, एक काम करो, सबसे बड़े बॉस हम ही रहेंगे, लेकिन अपने अपने राज्यों में इलेक्शन करा लो और वहां शासन करो, जो समस्या हो हमें बता देना। यानी सबसे ऊपर कौन रहेगा? अंग्रेज रहेंगे, उनके अंडर में वहां के शासक काम करेंगे। तो 1937 में यहां पर इलेक्शन हुआ। इसमें कांग्रेस की 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। जैसे सरकार गठबंधन से भी बनती है और पूर्ण बहुमत से भी बनती है, तो पूर्ण बहुमत जरूर याद रखना। 5 हैं, वो कौन कौन सा? एक तो है यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, इस यूपी को संयुक्त प्रांत पहले बोला जाता था, ये तो बाद में नाम चेंज हुआ है। यूपी यानी संयुक्त प्रांत। एक राज्य ये था जहां पर पूर्ण बहुमत था, हमारा बराबर का एमपी, एक बराबर का बिहार, उड़ीसा और मद्रास। ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किसकी? कांग्रेस की। अब चूंकि हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमें यूपी, अपना यूपी का देखना पड़ेगा। यूपी में मंत्रिमंडल बनाया गया। ठीक है, उस मंत्रिमंडल में पीएम बनाए गए। पीएम, अब आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि पीएम कैसे बन सकते हैं? भाई बन सकते हैं। इस 1937 में जब इलेक्शन हुए थे और 1935 के अधिनियम में यही कहा गया था कि राज्यों के जो प्रमुख होंगे, जो मेन होंगे, ठीक है, मिनिस्टर, मुखिया होगा, उसे हम प्रीमियर या फिर प्राइम मिनिस्टर या पीएम कहेंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, आज तो अगर हम सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो इससे आप ये बस सोचना कि एग्जामिनर ने प्रश्न गलत पूछ लिया है। तो पहले यूपी के पहले पीएम कौन थे? तो गलत क्वेश्चन नहीं है, दरअसल वो पूछ पहले की रहे जब संयुक्त प्रांत था। तो यहाँ पर जो पीएम बने थे वो गोविंद वल्लभ पंत बने थे, जिसको हम सीएम भी बोल सकते हैं। तो पहले मुख्यमंत्री या पहले प्रधानमंत्री यूपी के कौन थे? तो हमारे यही थे, जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। इनके अंडर में यहाँ पर प्यारेलाल शर्मा शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं, प्यारेलाल शर्मा। ठीक है, राजस्व विभाग जो है वो संभालते हैं रफ़ी अहमद किदवई। इनको याद कर लेते हैं एक बार, मैं आपको ये सारा कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ। गोविंद वल्लभ पंत के पास में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ये रखा गया। अब मैंने एक जगह पर प्रश्न ये देखा कि वित्त मंत्रालय का पूछा गया, और वित्त मंत्रालय का आंसर टेक्स्ट बुक ने, मैं टेक्स्ट बुक की बोल रहा हूँ, जो कि मैं ये मानता हूँ कि वो सारे प्रश्न ज़्यादातर सही देता है, लेकिन वहाँ पर ये प्रश्न गलत दे रखा था। रफ़ी अहमद किदवई को वित्त मंत्री पहला माना गया था इसी में, जब आपका यूनाइटेड प्रोविंस था, लेकिन ऐसा नहीं था, वो राजस्व विभाग के मंत्री थे। वित्त मंत्री खुद अपने पास गोविंद वल्लभ पंत ने रखा था पहले। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू न्याय एवं विकास के मंत्री थे। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। प्यारेलाल शर्मा को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। नवाब मोहम्मद यूसुफ को कृषि मंत्रालय दिया गया। बाद में इन्होंने रिजाइन दे दिया था। हालांकि मैं आपको बताऊं, 1937 के बाद इन्होंने 1939 में सभी ने एक साथ रेजिग्नेशन दिया था। क्यों दिया था अभी मैं बताऊंगा। पहले हाफिज मोहम्मद इब्राहिम को समझ लो, संचार एवं लोक निर्माण के ये मंत्री बनाए गए थे। तो ये मंत्रालय था यूपी का पहला। गोविंद वल्लभ पंत ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार जब काम किया तो 17 जुलाई 1937 से 1939 तक किया था, 2 नवंबर तक।
ठीक है। अब देखो, हमारे देश में 1939 में इन अंग्रेजों ने क्या किया कि लिनलिथगो उस समय पर थे, इन्होंने क्या किया कि बिना हमारी मर्जी के, बिना इन नेताओं की मर्जी के हमारे देश के सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिए थे, बिना मर्जी के, बिना बताए, और अनाउंसमेंट कर दिया कि भारत के काफ़ी सैनिक हमारी तरफ से लड़ेंगे, जो कि गलत था। इसी का विरोध करने के लिए जहां जहां पूर्ण बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, सबने रिजाइन दे दिया कि ये तो गलत है यार, आपकी लड़ाई है, आप लड़ो, हमारे भारत के लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो और हमसे आपने पूछा ही नहीं, तो ये तो गलत है। इसी का विरोध करने के लिए कांग्रेस की जहां जहां सरकार थी सबने इस्तीफा दिया था। तो ये फैक्ट याद रखना, 1939 में ये जो सरकार थी सबने इस्तीफा दिया। और पता है कांग्रेस का इस्तीफा देना इस मुस्लिम लीग को इतना अच्छा लगा कि उसने कहा कि ये मुक्ति दिवस है। भाई इतने बड़े मूर्ख थे वो लोग कि उन्होंने इतना नहीं सोचा है कि देश उनका भी तो था, उनके भी तो लोग थे जिनको बिना उनकी मर्जी के युद्ध में शामिल किया जा रहा था, बिना हमारे पूछे। तो उन्होंने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुक्ति दिवस कब मना था आप लोग सब जानते होंगे, और जो भाई जानते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, लिखें मुक्ति दिवस तारीख। ठीक है। 10वां प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नियोजित नोड्स, नोड्स का मतलब है जगह, वो शहर, वो 6 शहर कौन कौन से हैं जहां से ये गलियारा गुजरता है, उसी को नोड्स बोला गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर प्रश्न है कि नहीं गुजरा है, वो बताना है कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो यहां पर कौन सा शहर शामिल नहीं है ये हम पहले आंसर देखेंगे, फिर मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा। वाराणसी ऐसा शहर है जो कि इस गलियारे में शामिल नहीं है। तो 6 नोट्स कौन कौन से, यानी वो 6 शहर कौन से हैं वो देखिएगा। यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। ये इसलिए बना है क्योंकि इससे रक्षा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा और हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ये 6 जो शहर हैं वो अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ है। अलीगढ़ से देखो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो आगरा पहुँचेंगे, यानी यहाँ से कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। उसके बाद आगरा से झांसी आराम से रास्ता जाता है, कॉरिडोर बना हुआ है। ये झांसी से चित्रकूट, चित्रकूट से कानपुर और कानपुर से लखनऊ। तो आपको याद रखना है ये कितने नोट्स हैं, यानी कितने शहर हैं। तो शहर यहाँ पर कितने हैं, तो वो 6 शहर है। 6 शहर के नाम याद रखेंगे। अभी जैसे हमने देखा तो उसमें कौन सा शहर नहीं था, वाराणसी नहीं था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। डिफेंस का प्रश्न भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अगला अब हिस्ट्री का प्रश्न है, मध्यकाल के सरकी सुल्तानों के अधीन जौनपुर सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 स्टेटमेंट है जो कि आपको बताना है सही है कि गलत। नीचे आप देख रहे हैं सही है कि गलत। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। जौनपुर को कला और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में विकसित होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है। हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सिराज ए हिंद किसको कहा जाता था, जौनपुर को। ठीक है, शुरुआत में जब मध्यकाल चलता है तब। उससे पहले तो तक्षशिला हुआ करता था, उसके बाद फिर इलाहाबाद बना, अब तो दिल्ली बना हुआ है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कैसे, क्यों समझ सकते हैं। सिराज ए हिंद क्यों कहते थे, शिक्षा का महान केंद्र, पहले तक्षशिला, उसके बाद जौनपुर, उसके बाद इलाहाबाद, अब दिल्ली, चूंकि दिल्ली में ही सब लोग तैयारी करने जाते हैं, मुखर्जी नगर। यहां पर दूसरा जो स्टेटमेंट है, जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब यहाँ पर जो लोग ध्यान से नहीं देख रहे होंगे वो भी इसे सही बताएंगे, बट ये गलत है क्योंकि यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। पूरी तरह से शब्द जुड़ने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अटाला मस्जिद का निर्माण जरूर फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण 1376 में करवाया। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से जो बनवाया था वो इसे बनवाया 1408 में, 1408 में। किसने, इब्राहिम शर्की ने। इब्राहिम शर्की, शर्की राजवंश का एक राजा हुआ करता था, शासक इब्राहिम शर्की, उसके द्वारा इसे पूरी तरह से बनवाया गया। अटाला मस्जिद कहां पर है, जौनपुर में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान जो इसका भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी याद में यहाँ पर कहें कि ये शहर बसाया था जौनपुर, जौना खान के नाम पर। वहीं पर एक मस्जिद बनाई थी अटाला मस्जिद, जिसे पूरा करवाया था इब्राहिम शर्की ने। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल ए, 11 का ए सही होगा। 12 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बुक्सा या बोक्सा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का आपको बताना है असत्य कौन सा है। असत्य जब भी पूछा जाए, नहीं जब भी पूछा जाए, अंडरलाइन जरूर करना है, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमें क्या बताना है। जो आंसर गलत होगा वही आंसर होगा, ऐसा मतलब करना है। यह जनजाति
मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, पाई जाती है, तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। बुक्सा जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम का मतलब है एक दूसरे की बहनों से शादी करते हैं, मतलब जो साला है वो जीजा भी बन जाता है और जीजा साला भी बन जाता है, एक दूसरे की बहनों से शादी करते हैं, तो ये भी सही है। इस जनजाति की सामाजिक संरचना में बुक्सा परिषद नामक एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था होती है जिसका मुखिया तखत होता है। बिल्कुल सही है, तखत वहां पर जैसे हमारे प्रधान होते हैं वैसे ही यहाँ पर तखत जो है मुखिया को कहा जाता है, बुक्सा परिषद का वो प्रमुख होता है। लेकिन यहाँ पर चामुंडा देवी की पूजा नहीं करते हैं, ये नहीं शब्द लगा है, इस वजह से ये गलत है। अब ये गलत है इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो 12 का डी हो जाए। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। 13 में है उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मिलान कीजिए और सही कूट चुनिए। आपको शुरुआत में एक प्रश्न दिया गया था, उसमें मैंने आपको क्षेत्र बताए थे, मिट्टियां बताई थी, उसी से कोऑर्डिनेट करिएगा। ऊपर का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को कंकरीले क्षेत्र को बोलते हैं, भावर क्षेत्र, ठीक है। फिर नीचे का थोड़ा सा भावर के नीचे तराई क्षेत्र, तो नाम इसका भावर क्षेत्र के नाम पर पड़ा हुआ है, चूंकि ये क्षेत्र है। वो मिट्टियां थी, भावर मिट्टी, तराई मिट्टी, उसी में भावर क्षेत्र में ही थी। तराई क्षेत्र भावर मिट्टी, और जो है नीचे वाली जो थी वो तराई थी भावर वाली, और नीचे वाला जो है ये है मैदानी क्षेत्र। सबसे ज्यादा यही है, इसमें मिलती है सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। और नीचे वाली सबसे ये है आपका बुंदेलखंड पठार वाली, ये सबसे ज्यादा नीचे है बुंदेलखंड वाली। तो 3 क्षेत्र हैं, एक है भावर, एक है मैदानी क्षेत्र और एक है बुंदेलखंड क्षेत्र। लेकिन इसने 2 पार्ट में दे दिया है, भावर और तराई, ये वाले मिट्टी वाले क्षेत्र को ही। अब देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखेंगे, यहां नदियां, यानी पहला अगर आप देखें तो भावर क्षेत्र कौन सा होता है, जहां पर कंकड़ पत्थर होते हैं। शुरुआत का यहाँ पर कंकड़ पत्थर इतने ज्यादा होते हैं कि यहाँ पानी जब आता है तो इनके नीचे नीचे से निकल जाता है और पता ही नहीं चलता कि यह नदी है कि नहीं, तो पानी यहाँ छिपा रहता है। क्या बताओ, पत्थरों में खेती कर लोगे तो कृषि योग्य नहीं रहती, यहाँ पर नदियां छिपी रहती हैं, स्टेटमेंट देकर पूछता है। तो देखेंगे भावर क्षेत्र यानी कौन सा ऐसा है जहां पर कंकड़ पत्थर निर्मित अत्यंत पोरस क्षेत्र होता है, जहां नदियां विलीन हो जाती हैं। तो यहां पर पहले का हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ये पहले का है। अब देखेंगे तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र भावर से थोड़ा सा आगे होता है। इस तराई क्षेत्र में क्या होगा कि नदियां दिखने लगेंगे और पत्थर वत्थर कम हो जाते हैं, तो कृषि योग्य जमीन यहाँ बन जाती है, तो दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा। तीसरा जो बुंदेलखंड वाला है, यहाँ पर क्या है, ग्रेनाइट पत्थर, जितने भी हम अगर देखें धात्विक और अधात्विक तत्व जो मिलते हैं, ये सब आपके खनिज कहाँ मिलेंगे, हमारे दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। सबसे ज्यादा ललितपुर में तांबा मिलता है, आपको पता होगा, सोनभद्र में सीमेंट मिलती है, चूना पत्थर मिलता है। इस तरीके से नीचे का क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर तीसरे का थर्ड हो जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर रहा है, पहले का सेकंड, दूसरे का फर्स्ट, थर्ड का 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों और उनके नेतृत्वकर्ताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बताने कि ये युग्म सही है या गलत, कौन से यानी कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, इस तरीके से सीधे मिलान करेंगे। हमने आपको गोरखपुर का बताया था, गिरजा या गजाधर सिंह, योगी नगरी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गोरखपुर। इलाहाबाद से प्रयागराज यानी लियाकत अली, बिल्कुल सही है। फैजाबाद से हमने याद कराया था, फैजाबाद मतलब अयोध्या, अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है तो अहमद शाह, ठीक है। बड़ौद बागपत से शाहमल, ओके, बागपत से शाहमल, ये याद रखेंगे। यानी चारों यहां पर सभी चारों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कल्प योजना का प्राथमिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। सही है ना, सही कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, किसी भी प्रश्न से संबंधित आए तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है। 15वां प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना, ये कल्प योजना काफी पुरानी योजना है और ये खासकर हमारे जो विद्यालय हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं, इन सब का कायाकल्प यानी इंफ्रास्ट्रक्चर करना, वहां पर आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ कायाकल्प करना, ये मेन उद्देश्य था। और ये बहुत पुरानी योजना है, 1998-1999 में शुरू हुई थी। फिर उसके बाद इसके चरण बदले गए। कल्प योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 16वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चितौरा झील स्थित है। सिंपल ये बताना है, चितौरा झील। लेकिन यहां पर एक फैक्ट भी जोड़ा है जो कि आपको याद रखना है, जहां पर सोहेल देव और गाजी सलार मसूद, इन
दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इन दोनों के जो बीच लड़ाई हुई है वो 1034 ईस्वी में हुई है। ईस्वी मतलब एडी में हुई है, ठीक है, 1034 में। यहाँ पर राजा सुहेल देव ये इसको जीते थे। दोनों के बीच लड़ाई हुई, बहुत प्रसिद्ध है, और वो चितौरा झील के पास हुई थी। नदियों के पास और झीलों के पास इसलिए होती थी क्योंकि उनके पास पशु घोड़े ये सब होते थे, हाथी होते थे, और अपने लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था हो पाती थी। नदियों में ये कपड़े धो सकते थे, तो वहाँ पर इसलिए करते थे क्योंकि लड़ाई के बाद इन सबको खाने पीने की, पानी की बेसिकली व्यवस्था मिल सके। तो आपने देखा होगा जो लड़ाइयाँ ज़्यादातर हुई हैं वो या तो मैदानों में हुई हैं या फिर वहाँ पर नदियाँ हों आसपास, वहाँ हुई हैं। तो ये जो है ये बहराइच में है। बहराइच में आपको बताया था ना, बहराइच में क्या क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वन्यजीव अभ्यारण्य कतरनिया घाट आपको बताया था, बहराइच में है। तो बहराइच में ही आपका चितौरा झील है, तो याद रखेंगे। 17वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के किस वर्तमान जिले के एक ऐतिहासिक कस्बे के नाम पर रखा गया है? अगर कोई अलीगढ़ से है तो देखा होगा, एक अलीगढ़ में छोटा सा एक कस्बा है अतरौली, उसी के नाम पर भी एक घराना है, अतरौली घराना। बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार छोटे छोटे कस्बे के नाम पर भी किसी घराने का नाम हो सकता है। तो किराना घराना शामली में एक छोटा सा कस्बा है जिसको कैराना बोलते हैं। किराना घराना उसी के नाम पर है, कैराना के नाम पर, कैराना। और हो सकता है कोई कैराना या फिर शामली से हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं कौन भाई ऐसा है जो वहां से हमें देख रहा है शामली से। इसी के नाम पर कैराना, किराना घराना पड़ा। अब यहाँ पर संस्थापक और याद रखने हैं आपको। संस्थापक जो है उस्ताद अब्दुल करीम, उस्ताद अब्दुल करीम, ये इसके संस्थापक हैं, और साथ में इनके वाहिद खान। इन दोनों को याद रखना, संस्थापक है किसके? किराना घराने के, ठीक है। तो ये है आपके 17वां प्रश्न। यहां से कुछ और घराने जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, इसे याद कर लेना। देखो, लखनऊ घराना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलका बिंदादीन कथक के लिए, कथक और ख्याल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। बिरजू महाराज और बेगम अख्तर इसके लिए माने जाते हैं। लखनऊ घराने से पूछता है कौन संबंधित है, तो बिरजू महाराज बहुत फेमस है, बिरजू महाराज। बनारस घराना, ठुमरी, दादरा शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। ये तो मैं स्टैटिक जीके में अलग से भी कराऊंगा सारे घराने, बट यहाँ पर जो है यूपी जीके में करा रहा हूँ, तो यूपी के सारे हमने घराने ले लिए। आगरा घराना जो है ख्याल गायकी के लिए उस्ताद फयाज खान फेमस है। किराना घराना अभी हमने देखा उस्ताद करीम खान और भीमसेन जोशी का भी नाम इसमें शामिल है। ये संबंधित हैं, संस्थापक भीमसेन जोशी नहीं है, संस्थापक में वाहिद खान है और करीम खान। तो करीम खान आपको याद रखना है और भीमसेन जोशी पंडित जी याद रखने हैं, जो कि इसी किराना घराने से फेमस है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ख्याल गायकी जो है ये उस्ताद इनायत हुसैन खान और राशिद खान, ये रामपुर सैसवान घराना है। इटावा गौरीपुर के घराने से है, इटावा घराना जिसको सितार वादन कहते हैं, उस्ताद इमदाद, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के रामगंगा दोआब क्षेत्र में, दोआब क्या होता है, मान लो ये हमारी गंगा है, ठीक है। इधर से एक नदी और निकली, ये वाली एक और नदी निकली, तो ये नदी इधर जा रही है, ये नदी इधर आ रही है। इसका जो बीच का क्षेत्र है इन नदियों के बीच का, इसी को बोलते हैं दोआब। तो दोआब का मतलब दो नदियों का आब, दो नदियों के बीच की जगह। तो दोआब नदियों में बाढ़ वाले क्षेत्रों में, चूंकि बाढ़ वाला तो होगा ही, क्योंकि इधर से बाढ़ आ सकती है, इधर से भी बाढ़ आ सकती है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप इधर भागेंगे इधर का पानी, इधर भागेंगे इधर का पानी। तो बाढ़ वाले क्षेत्र में क्या होता है, जब बाढ़ नहीं होती है, तो बाढ़ जब आई होगी तो मिट्टी लेके आई होगी। अब वो मिट्टी वहां जम गई है, सूख गई है, टीले बन गए हैं, तो उन टीलों को क्या कहा जाता है दोआब क्षेत्र में, तो उसको कहा जाता है भूर, ठीक है। करेल जो होती है वो काली मिट्टी होती है, कपास के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। तो भूर याद रखना है, भूर स्थानीय भाषा में उसको कहते हैं। गंगा और रामगंगा, रामगंगा कौन सी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच में से रामगंगा आ रही है, वही रामगंगा जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तब उसका दोआब जो बनता है, उस दोआब के लिए यहां पर पूछा जा रहा है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आधुनिक राजधानी राजनीतिक प्रशासनिक घटनाओं का कालक्रमानुसार उत्तर प्रदेश के इतिहास और प्रशासन से जुड़ी निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको इनके वो बताने हैं, इनको एक क्रम में लगाना है। तो पहले हम इनका एक समय देख लेते हैं, उसके बाद फिर इनको क्रम में लगाएंगे। आप सबको पता होगा कि इस संयुक्त प्रांत का, जो हम यूपी में रहते हैं, इसका पहले संयुक्त प्रांत नाम था।
इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो उत्तर प्रदेश पड़ता है 24 जनवरी 1950, और इसीलिए 24 जनवरी को हर साल यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में। हमारे चाहे राष्ट्रपति हों, उनका चुनाव 24 को हुआ। ठीक है, कई सारी चीज़ें 24 जनवरी को हुई हैं, पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ मैंने। यहाँ पर 24 जनवरी 1950 को ये बनता है। उसके बाद इलेक्शन पहले जो होते हैं 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुए, तो यहाँ पर विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये जो बने हैं ये 1937 में बने हैं, 1937 में बने हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद है 13 पर्वतीय जेल। बिल्कुल सही, मैंने जिक्र भी किया था कि यूपी के 13 जिलों को काटकर, पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल एक राज्य बनाया गया। बाद में 2006 में उसका नाम बदला गया, उत्तराखंड रखा गया, है ना। उत्तरांचल का नाम अब उत्तराखंड, ये उत्तराखंड लिखेंगे, इस समय पर उत्तराखंड नाम है। 13 जिले थे। तो ये कब हुआ है? तो ये आपका काम जो किया गया है वो किया गया है 9 नवंबर सन 2000। इस 2000 से आप याद रखेंगे 3 राज्य ऐसे थे जो कि इस 2000 में बने। एक बना 1 नवंबर को, एक 9 नवंबर को, एक 15 नवंबर को। ठीक है, और सन 2000 में ये तीनों काम 2000 में हुए। एक बना ये एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, 9 को यूपी से उत्तराखंड जिसको उत्तरांचल कहते थे ये अलग हुआ था, और 15 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ये तीनों सन 2000 में ही अलग हुए हैं। तो तीनों एक साथ याद कर लेना। पहले कौन सा है? एमपी से, फिर कौन सा? यूपी से, फिर बिहार से। ठीक है, ये भी मैंने याद करवाए थे, और वो भी क्रम से पॉलिटी की क्लास में करवाए थे, वो मैप के थ्रू कैसे कैसे आपको याद रखने, जो कोई कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे लखनऊ को पूर्ण रूप से संयुक्त प्रांत की आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया था। पूर्ण रूप से, यहाँ पर प्रश्न है पूर्ण रूप से। पहली तो बनी थी ये 1921 में, लेकिन पूर्ण रूप से जो बनाई गई थी ना वो समय बाद में आया, वो आया 1935 में जब भारत शासन अधिनियम बना, उसमें पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया था संयुक्त प्रांत की। अब इनको क्रम में लगा लो। पूछ कैसे रहा है? सबसे पहले से बाद। सबसे पहले कौन सा काम हुआ है इसमें से? तो आप देखते हैं 1935 वाला यानी 4 पहले हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1937 वाला यानी 2, उसके बाद 1950 वाला यानी 1, और उसके बाद है 13 वाला 2000 वाला यानी 3। 2 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्रमानुसार ऐसे ही लगाना है आपको एग्जाम में भी। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है आज का। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ये तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर तीसरा जो है ये गलत है, ये दूसरा सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब पहला कौन सा है? पहला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी ये पहले नंबर पर बड़ा है। दूसरे नंबर पर आपने देखा सोनभद्र। सोनभद्र तीसरे नंबर पर जो है वो है आपका हरदोई। हरदोई, ये तीनों जिले याद रखना क्रमानुसार। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई। ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछता है कई कई बार कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लखीमपुर खीरी का नाम नहीं देता है, सोनभद्र का नाम देता है, तो सोनभद्र ही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत। सोनभद्र की सीमाएं 4 राज्यों से, अब पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं वो कह रहे होंगे बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है स्टेटमेंट 4 राज्यों तक, लेकिन उड़ीसा नहीं है। उड़ीसा की जगह पर है झारखंड, और बिहार से मिलती है। बिल्कुल बिहार सही है। तो यहाँ पर इसकी वजह से केवल एक स्टेटमेंट में ये पॉइंट की वजह से गलत हो जाता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको 20 प्रश्न कराए हैं। एक बार आप कमेंट करके ये बताना कि आपके इन 20 में से, जैसे आपके अगर मान लीजिए 12 प्रश्न आ रहे हैं तो 12/20 कैसे प्रश्न आपको लगे, आपको सीखने को मिला या नहीं, या एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। कोई शिकायत हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, प्रश्न हो वो भी बता सकते हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसे आप सेव कर लो, उसमें प्रैक्टिस सेट ऐड होते जाएंगे। मैं कई सारे प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, सारा रिवीजन करा दूंगा आपका। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर इसका मैं PDF दे दूंगा, और वो भी आंसर की के साथ, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। लगाकर यानी @ लगाकर रणधीर एजुकेशन सर्च आप मैनुअल कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहाँ से इस PDF को ले लेना।
अगर आपको ये कंटेंट या वीडियो एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। कब करोगे? बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेंगे, पहले मिलेंगे। और अपनी तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करिए, कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, बट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चीज़ों को याद करिए, रिवीजन करिए। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।